आज हम BA पार्ट 3 के लिए भारतीय भूगोल में बाकी जनसंख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। आज जनसंख्या के बारे में बात करें तो इसमें भारत की जो जनसंख्या है 2011 के आंकड़े के अनुसार देखा जाए तो यहाँ की अभी प्रेजेंट की जो जनसंख्या है, आबादी है भारत की, वो 121 करोड़ है। भारत का जो भूप्रदेश या भूक्षेत्र है वो कुल विश्व का 2.4% भूभाग भारत के भूपृष्ठ का है, जो जिस पर कुल विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। यानी कि भारत विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर 7वां देश है, जिसमें इससे बड़े देश 7 देश कौन से हैं? चीन है, USA है, रूस है, कनाडा है, ब्राज़ील है और ऑस्ट्रेलिया। 2 3 4 5 6 7वां देश आपका भारत। मतलब भारत क्षेत्रफल के आधार पर 7वां देश है आकार में, और जनसंख्या आधार पर इसका स्थान दूसरा है। स्थान है दूसरा है। ऐसे स्थान कौन सा है? इसका 7वां स्थान है। जनसंख्या में इसका स्थान पहला चीन का है, दूसरा भारत का है। भारत की आबादी बताया अभी मैंने 121 करोड़ के लगभग 2011 आंकड़े अनुसार है। आकार जनसंख्या की जो संरचना है, संख्या है, उसमें आप ये पढ़ोगे जनसंख्या मतलब कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है, उसका संगठन सर्वाधिक कौन से क्षेत्र में अधिक है, कौन से भूभाग में कम है, वहाँ कौन कौन से कारण है जहाँ जनसंख्या अधिक घनत्व पाया जाता है, और उसका आकार मतलब उसके आकार में उसकी मतलब संख्या में कौन से राज्यों में जनसंख्या अधिक मात्रा में निवास क्यों करती है, इसका भौगोलिक स्वरूप के कारण या उच्चावाची भिन्नता के कारण या कृषि उत्पादनता के कारण या जल सुविधाओं के कारण या उच्चावाची भिन्नता या भौतिक मतलब वातावरण, जो उसके आधार पर जनसंख्या में काफ़ी पर्याप्त विभिन्नता पाई जाती है। इस प्रकार भारत की जनसंख्या मतलब भारत की जनसंख्या कुल जनसंख्या इतनी 2011 के आंकड़ों अनुसार इतनी है। प्रेजेंट टाइम जनसंख्या की 35 करोड़ के आसपास है। अभी बात करें अपन आकार में, आकार की बात करें तो भारत की जो जनसंख्या है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग गहनता से रूप में पाई जाती है। दूसरा इसका आकार में आता है कि आकार में इसमें काफ़ी पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। भिन्नताओं में मैंने बताया भी आपको कि भारत का उत्तरी जो मैदानी भाग है वहाँ सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर मैदानी प्रदेश अधिक होने के कारण समतल प्रदेश है, वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जलापूर्ति और उत्पादकता, कृषि के संसाधन अधिक होने के कारण वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। उसकी अपेक्षा आप दक्षिण भारत में जाते हो, दक्षिण पठार है या पठारी भूमि है, वहाँ उसके अपेक्षा जनसंख्या कम निवास करती है, क्योंकि वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में संसाधनों की उपयोग नहीं हो पाता है या संसाधन का अभाव है रहने के लिए या खाद्य आपूर्ति के लिए, कृषि उत्पादकता या उचित वातावरण या उसके अनुकूल दशाएँ मतलब मानव निवास के अनुकूल दशाएँ हो उसके प्रतिकूल होती है तो वहाँ निवास कम करते हैं। इसी प्रकार भारत के जैसे पश्चिमी प्रदेश है या उत्तर पश्चिमी जो थार गंगोत्तर है या उत्तरी जो हिमालय पर्वत श्रेणियाँ है या पूर्वोत्तर जो राज्य हैं वहाँ पर जहाँ पर अधिक बाढ़ आती है, ऊबड़-खाबड़ प्रदेश है, पथरीला धरातल है, दलदली प्रदेश है, आपका मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ निवास बहुत कम मात्रा में जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि वहाँ पर मानव के अनुकूल दशाएँ नहीं पाई जाती है। इस कारण जनसंख्या आकार में काफ़ी पर्याप्त अंतर है। विश्व में जो देखा जाए तो भारत का स्थान बताया मैंने इतनी जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि जनसंख्या यहाँ की जो वातावरण है अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा मानव के लिए अनुकूल है, इसलिए अधिक जनसंख्या निवास करती है। जनगणना की बात करें, जनगणना के बारे में बात करें तो भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई।
सबसे पहले जनगणना जो शुरू की जाती है वो 1872 में की गई थी। इस समय जनगणना जो की गई थी वो एक सही ढंग से तालमेल से या सभी क्षेत्रों के आंकड़े सही रूप से एकत्रित नहीं हो पाए, इसके लिए ये जनगणना एकदम मतलब सही डेटा सही आंकड़े नहीं मिलने के कारण ये जनगणना अपूर्ण रही। इसलिए 1872 में इसका श्रीगणेश हो गया, मतलब जनगणना का श्रीगणेश हुआ। जनगणना कार्यकाल का शुरुआत कब हुई? 1872 में। लेकिन सही रूप से जो जनगणना का कार्यकाल शुरू हुआ वो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय, लॉर्ड रिपन के काल में, लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में सही रूप से जनगणना शुरू हुई। उसके बाद में निरंतर प्रत्येक 10 साल के अंतर पर, प्रत्येक 10 साल के अंतर के बाद में जनगणना की जा रही है। और आज 2021 जो आपका 11 जो जनगणना हुई है उसमें लगभग 130 साल पीछे चले गए। 130 साल तक जनगणना में मतलब 13 बार जनगणना हो चुकी है, उसमें 2011 आंकड़े ले गए। इस प्रकार प्रत्येक 10 साल बाद में जनगणना की जा रही है। उसमें प्रत्येक जनसंख्या का अपना आंकड़े कलेक्ट करने पड़ते हैं और उनको शो करने पड़ते हैं। उसमें दिखाने पड़ते हैं कि जनसंख्या कितने लोग, स्त्री कितना लिंगानुपात है, कितना घनत्व है, कौन से क्षेत्र में कितना घनत्व है, कितना लिंगानुपात है, साक्षरता कितनी है, सभी आंकड़े कलेक्ट करके देने पड़ते हैं। तो भारत का जो सही मतलब मैंने बताया कि भारत में जो जनगणना का कार्यकाल है और सही रूप से 1881 में शुरू हुआ है और ऐसे स्टार्ट 1872 में ही हो गया था। अब आती बात अपन जनसंख्या वृद्धि। जनगणना कार्यकाल 1872 में शुरू होता है और सही रूप से 1881 में होता है और इसका अब तक चलते हुए इसको 130 साल हो गए। इसका इतिहास 130 साल का हो चुका है जनगणना का। इसमें आपको 13 दशक निकल चुके हैं। इसमें 2011 दशक में प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है उसके आंकड़े लिए हुए हैं। इसमें प्रेजेंट टाइम में कितनी जनसंख्या भारत में है वो है, लेकिन कितना लिंगानुपात है, कितनी लिटरेसी रेट है, कितनी मात्रा में अदर आपके जो और भी जो आंकड़े लिए जाते हैं बाल जो जन्म बाल किशोर अवस्था के लोग हैं, बच्चे हैं उनकी है, वर्ध अवस्था के लोग उनकी है, स्त्री महिला का अनुपात वो है और किशोर, इसके अलावा शिशु जो जन्म दर हो है, मृत्यु दर, सारे आंकड़े इसमें लिए जाते हैं। तो अपन ये तो लिया अपने जनगणना के बारे में। अब लेते हैं अपन जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि की बात करें, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं इस बारे में जानना पहले। जनसंख्या वृद्धि मतलब दो समय बिंदुओं के बीच में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन, जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। दो समय बिंदु जैसे माना जाता है 2001 से 2011 के बीच जो समय बिंदु था, 2001 से लेकर 2011 के बीच में जो 10 साल का इंटरवल था, उस समय काल में कितने जनसंख्या में परिवर्तन हुआ, वो परिवर्तन कैसे हो सकता है। जनसंख्या बढ़ सकती है, घट भी सकती है, वो ऋणात्मक वृद्धि हो सकती है, धनात्मक वृद्धि हो सकती है, उससे वो उस परिवर्तन बोलते हैं जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि में मैंने इससे पहले बताइए आपको, दो समय बिंदुओं में, दो समय अवधि के बीच में होने वाला जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन कहलाता है जनसंख्या वृद्धि। ये जनसंख्या वृद्धि दो प्रकार हो सकती है, एक धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक। दूसरा ऋणात्मक वृद्धि। वृद्धि दो प्रकार से होती है, एक तो होती है धनात्मक और एक होती है ऋणात्मक। धनात्मक वृद्धि किसे कहते हैं? जब जनसंख्या में ऐसा परिवर्तन जिसमें जन्म दर अधिक हो, जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है तो जनसंख्या कौन सी वृद्धि है? धनात्मक वृद्धि होती है। ऐसा कार्यकाल, ऐसा समय बिंदु, ऐसा समय काल जिस समय काल में जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है उसे बोलते हैं धनात्मक वृद्धि। और ऋणात्मक वृद्धि उसे कहते हैं जिस समय काल में, जिस समय बिंदु मृत्यु दर
जन्म दर से अधिक हो, जन्म दर से अधिक हो, उससे बोलते हैं ऋणात्मक वृद्धि। किसी भी कारण से जनसंख्या में कोई परिवर्तन होता है तो वृद्धि कहलाती है। और वृद्धि में जन्म मतलब एक समय काल में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या अधिक होती है और मरने वालों की संख्या कम होती है, वो कहलाती है धनात्मक वृद्धि। और एक समय बिंदु में, एक समय काल में जितने जन्म होती है उसकी अपेक्षा अधिक लोग मर जाते हैं किसी भी कारण से, तो वो कहलाती है अधिक मृत्यु हो जाती है, उसे बोलते हैं ऋणात्मक वृद्धि। आज के जो 130 वर्ष निकले, 130 वर्षों का जो कार्यकाल, जनगणना का कार्यकाल इतिहास रहा, उसमें एक ऐसा समय आया था, उस समय एक ही बार एक जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि आई थी, बाकी हमेशा धनात्मक वृद्धि हुई है। वो कार्यकाल, वो समय था 1921 का ही दशक ऐसा था जिस समय जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। इस प्रकार दो मतलब है वृद्धि कौन सी होती है, धनात्मक और ऋणात्मक। अब आता है जनसंख्या में जो वृद्धि होती है, जनसंख्या वृद्धि है वो किस कारण से होती है। इसको वृद्धि में एक तो होता है प्राकृतिक वृद्धि और एक तो प्रवासी वृद्धि। एक तो प्राकृतिक वृद्धि, दूसरी होती है प्रवासी वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि धनात्मक की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे जैसे दो प्रकार हो सकते हैं, एक प्राकृतिक वृद्धि, एक प्रवासी वृद्धि। प्राकृतिक वृद्धि में उसे कहते हैं जब जन्म दर सामान्यतः नेचुरल फैक्ट से जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है, उसे प्राकृतिक वृद्धि करते हैं। जो जन्म दर होती है वो मृत्यु दर से अधिक होती है, लेकिन नेचुरल फैक्ट से, प्राकृतिक कारणों से जन्म दर मतलब अधिक होती है मृत्यु दर से, वो कहलाता है प्राकृतिक वृद्धि। और प्रवासी वृद्धि होती है किसी क्षेत्र में, किसी भी देश में बाहर से आकर लोग बस जाते हैं, अन्यत्र लोग किसी कारण से, बेरोजगारी की वजह से या महामारी की वजह से या किसी परिस्थितिक कारण से या भौतिक कारणों से या कोई भी मतलब प्रतिकूल दशाएं होती है, उत्पन्न हो जाती है मनुष्य के लिए, तो मनुष्य उस स्थान छोड़ कर अन्य क्षेत्र में बस जाता है। जिस क्षेत्र में या जिस देश में आके बस जाता है, रहने लग जाता है, उस क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ जाती है, वो कहलाती है प्रवासी वृद्धि। जैसे किसी कारण से पाकिस्तान भारत में जो विवाद 1947 में जो विवाद हुआ था, जिसका विभाजन हुआ था, उसमें विभाजन होने से कई लोग यहाँ से मतलब पाकिस्तान से चलकर भारत में आ गए, कुछ बाहर लोग कुछ लोग भारत से पाकिस्तान चले गए। जो जहाँ पर जनसंख्या बढ़ी वहाँ क्या हुआ, प्रवासी वृद्धि हो गई, जहाँ घटी वहाँ अप्रवासी हो गई। तो इस प्रकार प्रवासी वृद्धि ऐसे होती है जहाँ पर किसी कारण क्षेत्र में किसी भौतिक कारणों से, मानवगत कारणों से जनसंख्या वहाँ से प्लान कर जाती है, अन्यथा जाकर बसना शुरू हो जाती है, किसी एक क्षेत्र में या राज्य देश में जाकर बस जाती है, उसे बोलते प्रवासी वृद्धि। तो ये दो कारण होते हैं वृद्धि में, एक प्राकृतिक वृद्धि और एक प्रवासी वृद्धि। इसके बाद में आता है आपका जनसंख्या की अवस्थाएं। अवस्था में आती है अवस्थाएं। आज तक की जो कार्यकाल रहा, इतिहास रहा, जनसंख्या जनगणना कार्य इतिहास रहा, उसमें 4 स्थिति रही है। 20वीं शताब्दी, 20वीं सदी या 20वीं शताब्दी से 2011 तक जनसंख्या की अवस्थाएं, जनगणना की अवस्थाएं, कौन सी अवस्थाएं हैं, किस पर अवस्था रही वो, यानी 1901 से 2011 तक जो आंकड़े हैं इस प्रकार से हैं। वो ऐसे हैं जैसे इसमें 4 प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती है। पहली आती है जनसंख्या की प्रथम अवस्था है स्थिर अवस्था, स्थिर जनसंख्या पहले आती है 1 नंबर। इसकी 4 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं ये? 4। पहले आती है आपकी स्थिर जनसंख्या की अवधि 1901 से 1921। दूसरी अवस्था है सामान्य
जनसंख्या वृद्धि की अवधि, वृद्धि की अवधि, इसका जो समय है 1921 से 1951, 50। तीसरा है तीव्र वृद्धि की अवधि, 1951 से 1981। चौथी है धीमी वृद्धि की अवधि, 1981 से 2011। ये 4 अवस्थाएं हैं। 1920 शताब्दी से 20 शताब्दी में 2011 तक के जो दशाएं, जो समय काल रहा, उसमें 4 अवस्थाएं रही। जनसंख्या की अवस्थाएं 4 या 4 दशाएं रही। 4 बार जनसंख्या में वृद्धि या परिवर्तन हुआ, वो इस प्रकार से हैं। पहली अवस्था स्थिर जनसंख्या की अवस्था, इसके बारे में बात करें तो पहले 1901 से 1921 के कार्यकाल में जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम मात्रा में ऋणात्मक वृद्धि रही। 1901 से लेकर 1901 से 1911 तक जो कार्यकाल था, जो समय था, इस समय जनसंख्या की बहुत धीमी से वृद्धि हुई, क्योंकि उस समय पर पर्याप्त मात्रा में जन्मदर भी पर्याप्त थी और मृत्यु भी खूब थी। उस समय सुविधाएं, मतलब उचित पोषक तत्वों की या कुपोषित समस्याएं थी, या अच्छे मतलब चिकित्सक डॉक्टरों की समस्याएं थी, मेडिकल सेवाएं नहीं थी, और महिलाओं में बच्चों की मृत्यु अधिक होना और महिलाओं की अधिक मृत्यु होना, कई बार की बीमारियां, प्लेग, चेचक, खसरा बीमारियां, ये प्लेग ऐसी बीमारियां फैल रही थी। इन बीमारियों के द्वारा काफ़ी लोग मरते भी थे और काफ़ी जन्मते थे। जन्म दर भी पर्याप्त ऊंची थी और मृत्यु दर भी ऊंची थी। इस समय काल में जन्म दर भी ऊंची थी और जन्म दर व मृत्यु दर दोनों ऊंची थी, अधिक थी दोनों ही। इस कारण अधिक जन्म लेने वाली संख्या बच्चों की वो भी ज़्यादा थी और मरने वाली संख्या भी ज़्यादा थी। इस कारण जनसंख्या की थी स्थिर अवस्था में, और जितने जन्म थे उतने लोग मर जाते थे। इस कारण जनसंख्या की स्थिरता मतलब सामान्य थी, मतलब कुछ मात्रा में जनसंख्या बढ़ तो रही थी या बहुत ही कम अवस्था में बढ़ रही थी। लेकिन 1911 से लेकर 1921 तक, 1911 से लेकर 1921 तक के जो समय काल था, इस समय जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि हुई। ऋणात्मक वृद्धि कैसे, क्यों हुई? इस समय काल में कई बार की महामारियां फैलने से, महामारियां मतलब चेचक, खसरा, हैजा, इन्फ्लुएंजा, ऐसी बीमारियां जो संक्रमण बीमारियां थी, जो काफ़ी मात्रा में फैल चुकी थी। उस समय काफ़ी लोग इस बीमारी से ग्रसित थे, मर रहे थे। इस कारण काफ़ी लोग मर जाने से जनसंख्या में कमी आई। दूसरा, इसी कार्यकाल में 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ। उसमें काफ़ी लोग सैनिक, काफ़ी मात्रा में जो सैनिक लोग वो मर गए और उनके मतलब शहीद हो गए। इस कारण जनसंख्या में कमी आई। तीसरा कारण, इसी काल के बाद 1819 के आसपास लगातार 2 साल तक अकाल पड़ा, सूखा पड़ा।
सूखे के कारण से कई बार की भूखमरी पैदा हो गई, भूखमरी से कई बार के लोग भूख से मर गए। इस कारण जनसंख्या में अचानक इस सत्र में बहुत मात्रा में लोग जन्म दर की अपेक्षा मृत्यु दर अधिक रही। इस कारण ऋणात्मक वृद्धि हुई 1911 से 1921 के कार्य 1911 से 1921 के दशक में, क्योंकि ये बीमारियाँ, ये अकाल मृत्यु, ये विश्व युद्ध होने के कारण से जनसंख्या में काफ़ी परिवर्तन हुआ। परिवर्तन में क्या हुआ, जन्म दर की अपेक्षा मृत्यु दर अधिक हुआ, इस कारण ये ऋणात्मक वृद्धि हुई। इसके बाद में जो सेकंड कार्यकाल था वो था सेकंड जो अवधि थी वो थी 1921 से 1951। 1921 से 1951 जो दशक था, समय था उसमें सामान्य जनसंख्या में वृद्धि थी। कैसी जनसंख्या थी? सामान्य, मतलब जन्म दर तो थी, मृत्यु दर में कुछ नियंत्रण हो गया। इसमें ऊंची जन्म दर थी, ऊंची मृत्यु दर थी। पहले जन्म दर ऊंची थी लेकिन कोई मृत्यु दर कम थी, इसमें जनसंख्या में थोड़ा परिवर्तन हुआ। लेकिन 1911 के बाद 1921 के जो समय था उसमें जन्म दर की अपेक्षा मृत्यु दर ज़्यादा होने के कारण ऋणात्मक वृद्धि हुई। जो कारण क्या था मैंने बताया आपको, चेचक, खसरा, हैजा, इन्फ्लुएंजा, विश्व युद्ध, अकाल आदि भूखमरी के कारण काफ़ी लोग महामारियों के द्वारा या भूखमरी द्वारा या युद्ध के द्वारा मर गए। इसलिए जन्म दर की अपेक्षा मृत्यु दर ज़्यादा था, इस कारण ऋणात्मक वृद्धि हुई। दूसरा आता है सामान्य जनसंख्या वृद्धि में, इसमें इसका कार्यकाल 1921 से 1951 में है। इस समय अवधि में क्या होता है कि इस समय कुछ नियंत्रण किया गया, मतलब इस बीमारियों पर इनका टीकाकरण करना या नियंत्रण करना, हैजा है, इन्फ्लुएंजा है, चेचक, इन बीमारियों के बारे में रोकथाम करने के कई की दवाइयाँ, टीके चलाए गए। इसलिए काफ़ी लोग मात्रा में कम मरने लगे। जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी संख्या में मतलब इजाफा हुआ। और दूसरी बात, जन्म दर में भी कुछ जन्म दर तो ज़्यादा थी, मृत्यु दर में तो कुछ नियंत्रण हो गया। इसलिए कुछ सामान्य मात्रा में जनसंख्या में वृद्धि हुई, मतलब जन्म दर कुछ मात्रा में बढ़ी, मृत्यु दर पर नियंत्रण हुआ। जन्म दर वही थी, मृत्यु दर में कमी आ गई। इस समय जो समस्या आई थी उस पर नियंत्रण करने के लिए प्रयास किया गया। इस नियंत्रण प्रयास किया गया, क्या प्रयास किया गया? भूखमरी के लिए, अकाल मृत्यु हुई है उनके लिए खाद्यान्न आपूर्ति की गई, और थोड़ा कुछ जो आपके ये बीमारियां, महामारी चल रही थी उस पर नियंत्रण वाले टीकाकरण करना आदि का वैक्सीन चलाई गई, जिस कारण नियंत्रण हुआ। इस कारण जन्म दर की अपेक्षा मृत्यु दर में कमी आई, और मृत्यु दर में कमी आई तो उसमें सामान्य वृद्धि शुरू हो गई। ये कार्यकाल कब करा? 1921 से 1951 के बीच में। थर्ड आता है तीव्र वृद्धि की अवधि। तीव्र वृद्धि की अवधि आती है 1951 से 1981 में। 1951 से 1981 की अवधि में तीव्र वृद्धि। इस समय कौन सी अवस्था थी? विस्फोटक थी, विस्फोटक अवस्था थी। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। उसके बाद में 1951 के बाद में एकाएक कई बार पंचवर्षीय योजना लागू की गई। खाद्यान्न आपूर्ति के लिए कृषि क्षेत्र में या आधार उद्योगों में या व्यवसायीकरण में या मानव अवस्था के लिए कई बार योजना प्लानिंग चलाई गई। इस कारण मनुष्य को कई बार आर्थिक सुविधाएं मिलना शुरू कर दी गई। 1951 से लेकर 1981 के बीच में पर्याप्त मात्रा में कृषि क्षेत्र में, जल सुविधाओं में, उद्योगों में काफ़ी मात्रा में मतलब सरकार ने कई बार योजना चलाकर लोगों को लाभान्वित किया गया, जिस कारण जनसंख्या में तेज मात्रा में वृद्धि हुई, क्योंकि उसमें अकाल मृत्यु होने की संभावना कम हो गई, दवाइयाँ महामारी नियंत्रण हो गया और लोगों को रोजगार मिलने लग गया। और साथ में उस 1965-66 में हरित क्रांति आई ना, 66 में 1966-67 में हरित क्रांति के प्रभाव से काफ़ी पर्याप्त मात्रा में हर कृषि क्षेत्र में, कृषि जगत में मतलब सुविधाएं मिली या लाभ मिला। इस कारण मनुष्य को, मानव जाति के लोग या यहाँ के निवासियों को कृषि क्षेत्र में मतलब आगे बढ़ने का प्रयास हुआ। इसके लिए इस क्षेत्र में इस समय अकाल में पर्याप्त मात्रा जनसंख्या बढ़ी और जनसंख्या में मृत्यु में बहुत कमी आई, इसलिए तीव्र मतलब वृद्धि हुई। कारण क्या था? इस समय काल में ज़्यादा मोटी बात ये थी कि इस क्षेत्र में इस समय अवधि में ज़्यादातर लोग मतलब महामारियों से या भूखमरी से या अन्य समस्याओं से मरने की संख्या घटी है और तेज़ मात्रा में जनसंख्या जन्म दर में वृद्धि हुई है। इस कारण तेज़ मात्रा में तीव्र वृद्धि नोट की गई 1951 से 1981 के कार्य दशक में। अब रहा धीमी, चौथा आता आपका धीमी वृद्धि। चौथा आता धीमी वृद्धि की अवधि 1981 से 2011 में। इस समय क्या हुआ? 1981 से 2011 के जो कार्यकाल वर्तमान चल रहा था, इस समय
लोगों में जागृति फैलाएगी। जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है उस गति से बढ़ते रही तो 10 साल की जो जनसंख्या है वो 1.5 गुनी हो जाएगी, फिर आने वाले 5 साल बाद वो 2 गुनी हो जाएगी, फिर और आगे बढ़ेंगे तो और मतलब समय के अनुसार जो समय घटेगा उससे हमें 2 गुनी 4 गुनी होती जाएगी। तो जनसंख्या बढ़ेगी तो कई बार की खाद्यान्न समय, कई बार की भूमि संबंधी समस्याएं, कई प्रकार की अन्य व्यक्तिगत समस्याएं, उत्पादन करने की समस्याएं, उद्योग है, व्यवसाय है, सभी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए इस नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार ने या अन्य जो भी सिस्टम है उसे अपनाया गया और बाहर जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए कई उपाय चलाए गए। जन्म दर को नियंत्रण करने के लिए कई बार की योजनाएं चलाई गई, लाभान्वित किया गया, लोगों को जागरूक किया गया। इसलिए धीमी जनसंख्या, इसलिए क्या किया गया, इस समय अवधि में जन्म दर में कुछ नियंत्रण किया गया और मृत्यु दर भी कमी आई। तो जन्म दर भी इस समय अवधि में जन्म दर में भी गिरावट आई और मृत्यु दर में भी गिरावट आई। इस कारण सामान्य मतलब जन्म दर कैसी रही, धीमी गति से वृद्धि हुई। इसलिए ये 4 अवस्थाएं बताई मैंने अभी आपको। स्थिर जनसंख्या की अवधि, स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवस्था, दूसरी सामान्य जनसंख्या वृद्धि की अवधि, तीसरी तीव्र वृद्धि की अवधि, चौथी है धीमी वृद्धि की अवधि। ये 4 स्टेज थी। इसमें एक होता है मैंने ऋणात्मक वृद्धि वाली और ये सामान्य वृद्धि वाली दूसरी अवस्था है। इस चौथी अवस्था है वो क्या है, धीमी गति से वृद्धि हो रही है, लेकिन वृद्धि की अवस्था जो स्पीड है वो बहुत स्लो है। मतलब जैसे बढ़ते हैं जनसंख्या, एक से 2 हुआ, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे बढ़े, और एक जनसंख्या ऐसे बढ़े 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 ऐसे बढ़े। एक जनसंख्या ऐसे वृद्धि करे 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3। एक जनसंख्या ऐसी वृद्धि करे 1.25, 1.50 ऐसे बढ़े। जब वृद्धि तो हो रही है, जनसंख्या की जो गति है, स्पीड है, वो धीमे धीमे कम होती जा रही है। इस प्रकार इस गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, वो बहुत स्लो या धीमे से बढ़ रही है। जन्म दर में भी नियंत्रण है और मृत्यु दर में भी नियंत्रण है। इस प्रकार ये 4 स्टेज मैंने आपको बताई। आगे अपन कल जो चर्चा करेंगे, आज जो चर्चा की जनगणना के बारे में, जनसंख्या के बारे में, जनगणना के बारे में, आकार के बारे में, संरचना के बारे में, और जनसंख्या जो अवस्थाएं हैं, जो 130 सालों का 130 का जो जनगणना का इतिहास रहा, उसकी कौन स्टेज रही, उसके बारे में चर्चा की है। कल अपन इसमें आगे बढ़ते हुए भारतीय जनसंख्या का वितरण के बारे में बात करेंगे या घनत्व के बारे में बात करेंगे। इसलिए आज के लिए इस वीडियो में आपको इतनी बता देते हुए मैं आगे कल नेक्स्ट वीडियो में आपको भारत की जनसंख्या घनत्व है और भारत का जनसंख्या वितरण के बारे में बातचीत करेंगे। ओके, नमस्ते।